बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायो के लेक्चर नंबर 21 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन एंड 14.4 जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इसमें हम फर्स्ट टू टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक हदीस जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मिराज है, और मिराज के मौके पर ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का जो तोहफा है वो दिया गया था। अब जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। कि जर्मिनेशन के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए। जो सीड की जर्मिनेशन है वो डिपेंड करती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन। अब इंटरनल कंडीशन में आता है कि उसमें सफिशिएंट फूड की स्टोरेज हो, और एक्सटर्नल में आता है कि जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस में एक्सटर्नली उसको कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। जैसे इसमें आ जाएगा लाइट, टेम्परेचर, वाटर और ऑक्सीजन। कि ये लाइट और टेम्परेचर जो है वो एक ही चीज है, मतलब कि एक्सटर्नल कंडीशन में आएगा कि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में टेम्परेचर अवेलेबल हो, वाटर हो और ऑक्सीजन हो। और इंटरनल कंडीशन में आता है कि जो उसके पास स्टोरेज है फूड की वो सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि सीड को प्रॉपर तरीके से फूड मिल सके और वो उसको किसमें क्या करे, हेल्प आउट करे सीड जर्मिनेशन में। अब एक्सटर्नल कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है वाटर। सीड हम जब इसको ग्रो सॉइल में मतलब कि सो करेंगे तो सीड के पास जो है सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं होता। जब तक सीड को वाटर नहीं दिया जाएगा उसकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। जर्मिनेशन तब स्टार्ट होगी कि जब उसके पास वाटर कंटेंट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में हो। अब आपको पता है कि मैंने कहा था कि इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। जब तक सीड कोट इम्बेड नहीं होगी वाटर के साथ, सीड जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे ही सीड कोट को वाटर मिला, इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो क्या होगा, सीड जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो इसके पास स्टोर फूड है, ठीक है, सीड कोट ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया। अब जो इसके पास स्टोर फूड का था उसकी जर्मिनेशन तब तक उसकी डाइजेशन तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक इसके पास क्या नहीं होगा, वाटर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो सीड के पास स्टोर फूड है उसको डाइजेशन में हेल्प आउट करेगा वाटर। जैसे ही इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी सीड स्टोर फूड की, तो क्या होगा, सीड की जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब तक वाटर नहीं मिलेगा फूड की डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगी। डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगी तो क्या होगा, जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब है वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये एसेंशियल है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। मतलब कि सेल जो है ये तब तक रेस्पिरेशन को स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर, अब हर एक जो प्लांट है उसमें जो सीड जर्मिनेशन है उसका टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें मोस्टली जो प्लांट सीड्स हैं वो जर्मिनेशन शो करते हैं वो है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। वरना अगर हम जर्नल प्लांट्स का देखें तो हर प्लांट का क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो वेरी करेगा। ये तो हो गया हमारे पास कंडीशंस के कौन कौन सी कंडीशंस थी सीड की जर्मिनेशन के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पहले हमने प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
एनिमल्स। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। हमें पता है कि जो मोस्टली मैमल्स एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ये थी कि इसमें हमारे पास दो सेल्स होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। अब वो सेल्स क्या होते हैं, मतलब कि गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास स्पर्म होगा, और जो फीमेल गैमेट होगा वो क्या होगा, हमारे पास एग होगा। जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। फिर आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन होती है, उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स किस तरह से फॉर्म करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है यहां पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को हम गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट्स की फॉर्मेशन जब होगी तो क्या होगा, जो पेरेंट सेल, जो हमारे पास पेरेंट सेल होगा वो हमेशा क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। मतलब कि उसके पास क्या है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। डिप्लॉयड सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस के नतीजे में हमारे पास क्या आएंगे, गैमेट्स आएंगे। और जो गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड इन नंबर होंगे। मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, वो हाफ होंगे। अब जो गैमेट्स हैं, जो मेल गैमेट हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट में हमारे पास आता है स्पर्म, और फीमेल में हमारे पास आते हैं एग सेल, और इसको हम ओवा भी कहते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट जिस ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होंगे उस ऑर्गन को हम क्या कहेंगे, गुनेड्स कहेंगे। फिर रिपीट कर रही हूं कि मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं जिस ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होंगे उसे हम क्या कहेंगे, गुनेड्स कहेंगे। अब नेक्स्ट मेल गैमेट में हमारे पास आते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमेट में हमारे पास आते हैं एग सेल। अब जिस स्ट्रक्चर के अंदर, जिस ऑर्गन के अंदर हमारे पास गैमेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, गुनेड्स कह रहे हैं। अब जो मेल गुनेड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेल गुनेड्स में हमारे पास आ रहा है टेस्टिस, और फीमेल गुनेड्स में हमारे पास आ रहे हैं ओवरीज। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। अब मेल गुनेड्स हमारे पास टेस्टिस हैं, और फीमेल गुनेड्स हमारे पास क्या है, ओवरीज। टेस्टिस के अंदर क्या चीज बनेंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, और ओवरीज के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी, एग सेल की फॉर्मेशन होगी। अब यहां पे होगा द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल गुनेड्स या टेस्टिस, इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल इन फीमेल गुनेड इज कॉल्ड oogenesis। नीचे प्रॉपर डेफिनेशन में एक लिख रही हूं, द प्रोडक्शन ऑफ मेल स्पर्म in testes is called spermatogenesis। और द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल एग इन ओवरीज इज कॉल्ड oogenesis। तो इसमें जो टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसमें हमारे पास डेफिनेशंस जो आ रही है गैमेटोजेनेसिस की आ रही है, गुनेड्स की आ रही है,
oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे मैंने फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। किस टेस्टिस के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। अब जो टेस्टिस हैं इसकी सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसकी? टेस्टिस की। इसके अंदर जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेल प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे? अपने आप को बार बार डिवाइड करेंगे माइटोसिस के जरिए। उसके बाद डिवीजन के नतीजे में जो हमारे पास सेल्स आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। अब जो स्पर्मेटोगोनियम है ये क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? वो डबल है। अब यहां पर क्या होगा? हमारे पास माइटोसिस होगी और माइटोसिस के नतीजे में हमारे पास क्या बनेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बनेंगे। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं ये भी क्या है? डिप्लॉयड है, क्योंकि यहां पर माइटोसिस हुई है और हमें पता है कि माइटोसिस के नतीजे में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया? माइटोसिस की और क्या बने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, जो भी क्या थे? डिप्लॉयड इन नेचर थे। अब क्या हुआ? मियोसिस 1 हुई। मियोसिस 1 के नतीजे में क्या होगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये क्या बनाएंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, मतलब कि एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर मियोसिस 1 हुई है, जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हैप्लॉयड में। अब दोबारा यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की दोबारा से मियोसिस 2 होगी। अब जो 2 सेल्स आए हैं इन्होंने क्या किया? फर्दर हमारे पास इस एक सेल ने भी अपने 2 बना दिए, इस एक सेल ने भी अपने 2 बना दिए, मतलब कि हमारे पास एक से पहले 2 बने, अब 2 से हमारे पास कितने आ गए? 4 आ गए। इनको हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटेड्स कहेंगे। उसके बाद ये जो स्पर्मेटेड्स हैं ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्पर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास 4 स्पर्मेटेड्स बने थे और हमारे पास 4 ही क्या बन जाएंगे? स्पर्म्स बन जाएंगे। और स्पर्म भी क्या है? हैप्लॉयड इन नेचर है। यहां पर बच्चों मैंने स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाया है कि इसका ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। अब टेल के बाद यहां पर ये रीजन जो मैंने थोड़ा सा डार्क किया है इसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल टेल कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो रीजन आता है वो क्या है? इसका नेक है, न्यूक्लियस है, हेड और एक्रोसोम है। ये हमारे पास क्या है? स्पर्म का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैंने नहीं बनाया, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर 4 जो स्पर्म बनेंगे उन सबका स्ट्रक्चर ये होगा। अब इसके अलावा एक दफा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले स्पर्मेटोगोनियम आए, फिर माइटोसिस हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, मियोसिस 1 के नतीजे में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने जो हैप्लॉयड इन नेचर थे, मियोसिस 2 के नतीजे में हमारे पास 4 स्पर्मेटेड्स बन गए। फिर फर्दर हमारे पास क्या हुआ? स्पर्मेटेड्स जो है उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, किसमें? स्पर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है oogenesis। oogenesis की डेफिनेशन ये है जो हमने फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में पढ़ी थी कि ओवरिस के अंदर एग का बनना क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। अब oogenesis के यहाँ पे फर्दर स्टेप्स हैं कि किस तरह से हमारे पास एग जो है वो बनता है। अब जो हमारे पास ओवरी के सेल्स हैं ये एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रिपेयर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? फोलिसेल्स कहते हैं। और फोलिसेल्स के अंदर क्या होंगे? माइटोसिस होगी, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेंगे? oogonia बनेंगे। अब जो oogonia बन रही है ये क्या है? डिप्लॉयड है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? oogonia है और ये क्या है? डिप्लॉयड इन नेचर है कि इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो क्या है? डबल है। माइटोसिस हुई, माइटोसिस के नतीजे में इन्होंने क्या बनाया? प्राइमरी oocytes बनाए। अब जो माइटोसिस हो रही है इससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर भी क्या होंगे? डिप्लॉयड ही होंगे। अब प्राइमरी oocytes ने क्या करना है? मियोसिस 1 करनी है। मियोसिस 1 के नतीजे में हमारे पास क्या होगा? एक सेल जो है अपने आप को 2 में डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक सेल जो है वो जरा बड़ा होगा और एक सेल का साइज जो छोटा होगा। जो लार्जर वन है उसको हम सेकेंडरी oocytes कहेंगे क्योंकि मियोसिस हो रही है। इसके नतीजे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? हाफ हो जाएंगे, मतलब कि डिप्लॉयड से क्या बन गया? हैप्लॉयड सेल बन गया। अब जो स्मॉलर वन होगा इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे और ये भी क्या होंगे? हमारे पास हैप्लॉयड इन नेचर होंगे। अब मियोसिस 2 होगी, मतलब कि सेकेंडरी oocytes जो है इन्होंने अपनी मियोसिस 2 की और उसके नतीजे में जो हमारे पास सेल बना उसको हमने क्या कह दिया? एग सेल कह दिया। अब जो यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी जो मैंने कहा था जो मियोसिस 1 के नतीजे में बन रही है
इसकी मियोसिस 2 हो भी सकती है और नहीं भी होगी। अगर हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी पोलर बॉडी आ जाएगा, और अगर नहीं होगी तो क्या होगा कि ये जो सेल है एज इट इज यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा और हमारे पास एंड पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी होस्टर से हमारे पास क्या आ जाएगा, एग सेल जो है वो बन जाएगा। तो oogenesis में क्या है कि हमारे पास ओवरीज के अंदर किस तरह से एग की फॉर्मेशन होती है, वो सारे स्टेप हमने oogenesis में पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं कि इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फर्टिलाइजेशन अकर। कि फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट बनेंगे, गैमेट की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। मैकेनिज्म जो है वो दो तरीकों से हो सकता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरीके से होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास एग सेल्स होंगे वो फर्टिलाइज करेंगे आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और ये मोस्टली होती है इन इक्वेटिक एनवायरनमेंट। अब क्या होता है कि इक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये होगी, इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है, मेल और फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स जो है एनिमल जो है वो कहां पर रिलीज करेंगे, अपने सराउंडिंग्स में रिलीज करेंगे, रिलीज इन सराउंडिंग्स एट सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम में मेल और फीमेल जो हैं वो क्या एनिमल्स वो अपने गैमेट्स रिलीज करेंगे सराउंडिंग्स में। अब क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास एनिमल्स आते हैं जो क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, कि क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को रिलीज करते हैं। अब नंबर ऑफ गैमेट्स लार्ज रिलीज करने का मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज करने की वजह ये होती है क्योंकि हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल, कि वो क्या कर रही हैं, एनवायरनमेंट में अपने गैमेट्स को रिलीज कर रही हैं। अब इनके गैमेट्स के लॉस होने का खतरा होता है। अब खतरा किस तरह से है कि कुछ इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की वजह से या कुछ प्रीडेटर्स की वजह से क्या होगा कि गैमेट जो हैं वो लॉस हो जाएंगे। तो इसलिए कि एनिमल्स क्या करते हैं, अपने गैमेट्स जो हैं उनका नंबर जो है वो लार्ज रिलीज करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, अपने नंबर ऑफ गैमेट्स को रिलीज कर दिया मेल ने और फीमेल ने एट अ टाइम सराउंडिंग्स में। अब क्या होगा, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे और फर्दर जो है प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये किन किन एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसमें हमारे पास आते हैं इनवर्टिब्रेट्स और फर्स्ट टू जो हमारे पास क्लासेस आती हैं, फर्स्ट टू ग्रुप्स आ रहे हैं वर्टिब्रेट्स के। फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब इस ग्रुप में हमारे पास आ रहे हैं फिशेस एंड एम्फीबियंस। फिशेस एंड एम्फीबियंस। फिशेस एंड एम्फीबियंस एक दफा रिपीट करूंगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं कि वो अपने एग सेल्स जो हैं वो एक्सटर्नली रिलीज करते हैं, इक्वेटिक एनवायरनमेंट में होगी। मेल और फीमेल जो हैं वो क्या करते हैं, अपने गैमेट्स को सराउंडिंग में रिलीज करते हैं और सेम टाइम में करते हैं। अब क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को रिलीज करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को रिलीज कर मतलब कि इनका नंबर इसलिए ज्यादा होता है ताकि गैमेट जो है अगर लॉस भी हो जाए तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास बाकी बचेंगे, वो क्या करेंगे, आपस में फ्यूज कर लेंगे। अब लॉस होने किस तरह से होते हैं,
कि इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की वजह से या प्रेडेटर्स की वजह से। अब किन किन में हो रही है? इनवर्टिब्रेट्स में मोस्टली होती है, और हमारे पास वर्टिब्रेट्स के फर्स्ट ग्रुप्स आते हैं, उनमें हमारे पास है फिशेज एंड एम्फीबियंस। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास फर्टिलाइजेशन की टाइप, वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो एग सेल्स हैं ये फर्टिलाइज होंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। मतलब कि जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगी, तो वो इंटरनल कौन सा पार्ट है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जहां पर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी। ये मोस्टली अगर होती है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर। अब क्या होता है कि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक प्रोटेक्टिव शेल बना देते हैं एग सेल्स के दौरान के अराउंड, और उसको फिर क्या करते हैं? उसको ले करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग देखा है कि एग क्या होता है? बहुत हार्ड होता है, तो वो क्या करते हैं कि एग को ले करने से पहले उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं? एक शेल बना देते हैं, जो क्या करता है? एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। जैसे ही क्या होगा कि फर्टिलाइज एग की डेवलपमेंट होगी, तो हमारे पास क्या आता है? न्यू बेबी बनता है। अब जो बेबी बनेगा वो कहां पर होगा? मदर की बॉडी के अंदर बनेगा। मतलब कि उसकी फर्टिलाइजेशन फर्दर कहां पर होगी? मदर की बॉडी के अंदर होगी। अब यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल्स और बर्ड्स मेक प्रोटेक्शन सेल। ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स और रेप्टाइल्स में है, मैमल्स हैं वो ऐसा नहीं करते, ठीक है। अब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो एंड मदर। अब क्या करते हैं कि एग सेल्स के जरिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी। अब कुछ जो हमारे पास मैमल्स हैं उनमें तो एग सेल्स जो हैं वो नहीं बनते, मतलब कि एग ले नहीं करते। उनके अंदर जो एम्ब्रियो की फर्टिलाइजेशन होगी वो फर्दर कहाँ पर होगी? मदर की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होगी। तो वो क्या करते हैं? उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो फर्दर एम्ब्रियो को जितनी भी चीज़ों की जरूरत होगी वो कौन सप्लाई देगा? उसको मदर जो है वही प्रोवाइड करेगी। तो ये बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर्स की समझ लगी होगी। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।